सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसा रिमोट होता जो जिंदगी के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकता। पैसा, प्यार, सेहत, करियर, सब कुछ। एक ऐसा बटन जिसे दबाते ही सारी दुनिया तुम्हारे लिए काम करने लगे। तुम सोचो और ब्रह्मांड सुन ले। अब एक सवाल, अगर ऐसा कुछ सच में हो तो क्या तुम उसे जानना चाहोगे? रोंडा बर्न की किताब द पावर कोई फैंटेसी नहीं है। ये उस रिमोट का मैनुअल है जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, लेकिन जिसे तुमने कभी ओनन करना नहीं सीखा। इस किताब में वो राज है जो दुनिया के सबसे खुश, सफल और संतुलित लोगों को पता है और शायद तुमसे छिपा रह गया। इस किताब का दावा है कि आपकी पूरी जिंदगी एक ही चीज से बनती और बिगड़ती है, आपकी फीलिंग्स। हाँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। ताकत तुम्हारी भावनाओं में है। तुम्हारे अंदर उठती हर एक फीलिंग एक एनर्जी है, और वो एनर्जी इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी भाषा है। रोंडा कहती हैं, जिंदगी में कुछ भी पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले लव को समझना होगा। नहीं, ये वो लव स्टोरी वाला प्यार नहीं है। ये है प्योर एनर्जी, एक ऐसी तरंग जो हर चीज को अट्रैक्ट करती है। प्यार यानी करुणा, कृतज्ञता, अच्छाई, उम्मीद, विश्वास, और ये सब कुछ तुम्हारे भीतर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। द पावर बताती है कि कैसे एक इंसान जो पूरी तरह टूटा हुआ था, वो सिर्फ अपनी भावनाओं को बदलकर अपने भाग्य को बदल सकता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हर इंसान एक मैग्नेट है और हम जो भी महसूस करते हैं वही हमारे जीवन में खींच कर आता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, सवाल ये है तुम क्या महसूस कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम अंदर से खुद को बदल सको तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद झुकने लगेगी। ये किताब कोई जादू नहीं है, ये एक याद है, तुम्हें याद दिलाने कि तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम चाहते हो, बस तुम्हें अपने भीतर उस पावर को फिर से पहचानना है। तो चलिए आज से हम इस किताब की शुरुआत करते हैं, एक नए नजरिए के साथ, एक नए एहसास के साथ, जहां हर चैप्टर तुम्हें तुम्हारी ही भूली हुई ताकत से मिलवाएगा। अब तैयार हो जाओ उस जर्नी के लिए जो तुम्हारी सोच से परे है। चैप्टर 1, दिस थिंग कॉल्ड लव। कभी तुमने आसमान को देखते हुए सिर्फ इतना महसूस किया हो कि सब कुछ बहुत सुंदर है, बिना किसी कारण के? कभी किसी मुस्कुराते बच्चे को देखकर दिल अचानक से भर आया हो, या किसी बूढ़े इंसान की आंखों में गहराई से झांककर ऐसा लगा हो कि प्यार का कोई अंत नहीं है? कभी किसी ऐसे व्यक्ति को गले लगाया हो जिसे तुमने सालों से नहीं देखा और बिना शब्दों के सिर्फ एहसासों से पूरी कहानी कह दी? अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ भी हुआ है तो तुमने लव, उस असली शक्ति को महसूस किया है जिसके बारे में यह अध्याय बताने आया है। रोंडा बर्न इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही स्पष्ट और साहसी घोषणा से करती हैं, लव इज द मोस्ट पावरफुल एंड स्टिल द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एनर्जी इन द वर्ल्ड। और यही बात पूरी किताब की नींव बन जाती है। लव यानी प्यार, यह कोई भावना मात्र नहीं है, यह कोई मानवीय रिश्तों की बात नहीं है, यह कोई बॉलीवुड फिल्म का तत्व नहीं है। रोंडा कहती हैं, यह लव ही है जो इस ब्रह्मांड को चलाता है। यह एक यूनिवर्सल फोर्स है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सब कुछ पैदा करती है, सब कुछ जोड़ती है और सब कुछ वापस लाती है। जब तुम किसी को दिल से प्यार करते हो तो क्या होता है? तुम्हारी ऊर्जा हल्की हो जाती है, तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा दिल खुला महसूस करता है और तुम्हारे आसपास सब कुछ अच्छा लगने लगता है। इसका मतलब यह है कि प्यार अपने साथ एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी लाता है जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को सकारात्मकता से भर देता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी फिर तुम्हारे विचारों, फैसलों और अंततः तुम्हारी जिंदगी को आकार देती है। रोंडा इस अध्याय में बताती हैं कि जब हम लव की फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं तो हम अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जो सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। वो उदाहरण देती हैं कि कैसे हर महान चीज, संगीत, कला, विज्ञान, खोज, इनोवेशन, सबकी उत्पत्ति लव से हुई है। मिचेलांजेलो ने जो शानदार मूर्तियां बनाई, या शेक्सपियर ने जो कविताएं लिखी, या एडिसन ने जो बल्ब का आविष्कार किया, उन सभी के पीछे एक ही प्रेरणा थी, प्यार। प्यार उस चीज से जो वो बना रहे थे, प्यार उस जुनून से जो उन्हें खींच रहा था, और प्यार उस संभावना से जो उनके सामने थी। अब सोचो, अगर यह प्रेम एक चित्रकार को कला बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, एक वैज्ञानिक को आविष्कार करने के लिए जगाता है, तो यही शक्ति तुम्हारी जिंदगी को भी नई दिशा क्यों नहीं दे सकती? रोंडा यह भी साफ करती हैं कि लव कोई संकीर्ण धारणा नहीं है, यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों या परिवार तक सीमित नहीं है। लव एक नजरिया है, एक जीवन शैली है। जब तुम किसी पेड़ को देखकर मुस्कुराते हो, किसी पक्षी की चहचहाहट में सुकून महसूस करते हो, किसी जानवर को दुलारते हो या किसी अजनबी की मदद करते हो, वो सब लव की अभिव्यक्तियां हैं।
इस अध्याय में रोंडा बर्न ये स्पष्ट करती हैं कि हमें बार बार ऐसा सिखाया गया है कि ताकत बाहरी चीजों में होती है, पैसे में, स्थिति में, प्रभाव में, लेकिन सच्चाई यह है कि ताकत केवल और केवल लव में है। और जब तक हम इसे नहीं समझते तब तक हम उस सोर्स से कटे रहते हैं जो हमें सब कुछ दे सकता है। अब यहाँ एक बेहद शक्तिशाली अवधारणा आती है, Whatever you give out in life is what you receive back। यानी जो तुम ब्रह्मांड में भेजते हो, विचार, भावनाएं, शब्द, कर्म, वही तुम्हें लौट कर मिलता है। और अगर तुम लव भेजते हो तो तुम और लव और खुशी और अबंडेंस को आकर्षित करते हो, लेकिन अगर तुम गुस्सा, नफरत, डर या जलन भेजते हो तो वही तुम्हारी तरफ लौट आता है। रोंडा इसे नेचर का सबसे बड़ा नियम मानती है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे गहरी सच्चाई। इस बिंदु पर वो एक बेहद भावनात्मक और व्यावहारिक उदाहरण देती हैं। मान लो कोई इंसान किसी दिन बहुत चिड़चिड़ा हो और हर किसी पर गुस्सा कर रहा हो। अब वो बाहर निकले और ट्रैफिक जाम में फंसे, फिर दफ्तर पहुंचे और सहकर्मी से उलझ पड़े, और फिर घर आया और परिवार से भी बहस कर बैठा। अब वो इंसान कहेगा, देखा आज का दिन कितना खराब था। लेकिन रोंडा पूछती हैं, क्या दिन खराब था या तुम्हारी भावना? उसने जो ब्रह्मांड में भेजा वही लौट कर आया। अब सोचो, अगर वही इंसान सुबह ग्रैटिट्यूड के साथ जागता, हल्का सा मुस्कुराता, हर चीज में अच्छाई देखने की कोशिश करता, तो क्या उसका दिन अलग नहीं होता? रोंडा बर्न कहती हैं, लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड इन योर लाइफ। जो कुछ भी तुम्हें खुशी देता है वो लव से पैदा हुआ है। तुम्हारा सपना, तुम्हारा पैशन, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी कमाई, सब कुछ उसी लव की शाखाएं हैं। और सबसे अहम बात, लव कोई लग्जरी नहीं है, यह जरूरत है। यह वो फाउंडेशन है जिस पर जीवन खड़ा है। और अगर किसी का जीवन ढह रहा है इमोशंस में, रिलेशंस में, फाइनेंस में, तो उसकी जड़ में लव की कमी है। रोंडा इस अध्याय के अंत में हमें एक अभ्यास देती हैं। हर सुबह उठने के बाद बस कुछ पल के लिए दिल से यह महसूस करो, मैं प्यार हूं। मेरा हर शब्द, मेरा हर विचार, मेरी हर भावना प्यार है। फिर देखो कैसे तुम्हारा दिन बदलता है। यह अध्याय एक गूंज की तरह है, एक जेंटल रिमाइंडर कि हम सब किसी डिवाइन सोर्स से जुड़े हुए हैं, और वह सोर्स कोई और नहीं, लव है। वो लव जो डर को मिटा सकता है, घावों को भर सकता है, सपनों को साकार कर सकता है। रोंडा यह नहीं कहती कि लव से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो कहती है, लव तुम्हें उस ऊंचाई पर पहुंचा सकता है जहां से तुम किसी भी समस्या को पार कर सकते हो। लव कोई सुरक्षा कवच नहीं है, लेकिन यह वह ताकत है जो तुम्हें हर स्टॉर्म के बीच में भी शांति दे सकती है। तो अगली बार जब तुम किसी बात पर परेशान हो, किसी परिस्थिति में फंसे हो या जिंदगी से हार मानने का मन कर रहा हो, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और खुद से बस इतना कहना, आई एम लव, लव इज द पावर, लव इज माई ट्रूथ। और यकीन मानो तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा उस सच्चाई को पहचान लेंगे। यह अध्याय केवल पढ़ने के लिए नहीं है, यह अध्याय महसूस करने के लिए है। क्योंकि जब तक तुम लव को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझते रहोगे, वो कभी तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल पाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने लव को अपने हर थॉट, हर वर्ड, हर एक्शन में डाल दिया, उसी दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। रोंडा की यह बात इस पूरे अध्याय का सार है। यू आर मेड विद द पावर ऑफ लव, यू आर मेड ऑफ लव, यू आर लव। तुम्हें अपनी ताकत कहीं बाहर नहीं खोजनी है, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, और वो शक्ति है लव। चैप्टर 2, शेप योर फीलिंग्स टू शेप योर लाइफ। जिंदगी को लेकर अक्सर लोग कहते हैं, जैसा भाग्य होगा वैसी किस्मत होगी। लेकिन रोंडा बर्न इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार सामने रखती हैं। तुम्हारी किस्मत, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा आज और तुम्हारा आने वाला कल, ये सब तुम्हारी फीलिंग्स से बनता है। हाँ, तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारे एक्शन भी नहीं, बल्कि तुम्हारी भावनाएं। और यही कारण है कि यह अध्याय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की भावनाओं को आकार देकर अपनी पूरी जिंदगी को दोबारा गढ़ सकते हैं। रोंडा कहती हैं कि यूनिवर्स तुम्हारे विचार नहीं सुनता, यूनिवर्स तुम्हारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी को पढ़ता है। इसका मतलब यह है कि चाहे तुम सुबह उठकर खुद से 10 बार कह दो, मैं अमीर हूं, लेकिन अगर भीतर से तुम्हें गरीबी का डर महसूस हो रहा है, तो यूनिवर्स वही डर पकड़ लेता है और वही तुम्हारी तरफ खींचता है। यह बात गहरी है और शायद थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन इसी में पूरी ताकत भी छुपी है। मानव शरीर एक बहुत ही जटिल और सुंदर निर्माण है, लेकिन इसका सबसे अनोखा पहलू है हमारा भावनात्मक सिस्टम। रोंडा कहती हैं कि हमारे इमोशंस हमारी नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं, खुशी, सुकून, उत्साह, आभार, प्रेम, तो इसका मतलब है कि हम अपनी सही दिशा में जा रहे हैं। और जब हम उदासी, डर, क्रोध या निराशा महसूस करते हैं, तो वह संकेत होता है कि हम अपने डिजायर्ड लाइफ से दूर जा रहे हैं। यहाँ रोंडा एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उदाहरण देती हैं।
मान लो तुम्हारे पास एक रेडियो है और तुम एक खास गाना सुनना चाहते हो जो सिर्फ 98.3 MHz पर आता है। अगर तुम उसे 101 MHz पर ट्यून करोगे तो क्या वह गाना आएगा? नहीं ना। उसी तरह तुम्हारी जिंदगी में जो अनुभव तुम चाहते हो, प्यार, पैसे, सेहत, सफलता, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है। अगर तुम हर वक्त डर, चिंता, गुस्सा और नफरत की फ्रीक्वेंसी पर रहोगे तो तुम उन सकारात्मक चीजों को अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उनसे फ्रीक्वेंसी मिसमैच्ड हो। इसलिए रौंदा कहती है कि तुम्हें अपने विचारों से ज्यादा ध्यान अपनी फीलिंग्स पर देना है, क्योंकि विचार तो सतही होते हैं लेकिन फीलिंग्स गहराई से निकलती हैं। अगर तुम अपने भीतर की भावनाओं को सही दिशा में ढाल सको तो तुम अपने चारों ओर की वास्तविकता को भी ढाल सकते हो। रौंदा यह भी बताती है कि हमारी फीलिंग्स कैसे बनती हैं। हर विचार जो हमारे दिमाग में आता है वह एक इमोशन ट्रिगर करता है, और वह इमोशन यानी फीलिंग फिर हमारी बॉडी और एनर्जी को एक खास फ्रीक्वेंसी में डाल देता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम सोचते हो कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो साथ ही जो फीलिंग आती है वो होती है डर, निराशा या चिंता, और वो फीलिंग ही एनर्जी बनती है जो यूनिवर्स में भेजी जाती है, और फिर यूनिवर्स वही एनर्जी वापस भेजता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें डर कभी नहीं लगेगा या तुम कभी निराश नहीं हो सकते। इंसान होना इसी का नाम है। लेकिन इस अध्याय का संदेश यह है कि तुम्हें कॉन्शियस बनना है, जागरूक बनना है कि कौन सी फीलिंग्स को तुम अलाउ कर रहे हो और कौन सी फीलिंग्स को बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हो। रौंदा यह भी कहती है कि लव की फ्रीक्वेंसी सबसे पावरफुल और प्यूरेस्ट होती है। जब तुम किसी चीज को लव की नजर से देखते हो, चाहे वह परिस्थिति हो, व्यक्ति हो या खुद की हालत हो, तब तुम उस चीज की फ्रीक्वेंसी बदल देते हो। मान लो तुम्हारे पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन अगर तुम उन पैसों के लिए दिल से आभार महसूस करो, उस मोमेंट में भी लव महसूस करो, तो तुम उस स्कैर्सिटी की फ्रीक्वेंसी को अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में बदल देते हो, और यूनिवर्स उसी अबंडेंस को एम्पलीफाई करना शुरू करता है। इस अध्याय में रौंदा कुछ बेहद प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी सुझाती हैं जो हमें अपनी फीलिंग्स को शेप करने में मदद कर सकती हैं। 1. डेली विजुअलाइजेशन विद इमोशन। हर दिन सुबह 5 मिनट निकालो और वो विजुअलाइजेशन करो जिसमें तुम खुद को उस स्थिति में देखो जो तुम चाहते हो, लेकिन सिर्फ देखो नहीं, उसे महसूस भी करो। जैसे अगर तुम्हारा सपना है कि तुम एक सफल एंटरप्रेन्योर बनो, तो खुद को उस स्थिति में महसूस करो जैसे तुम वो ऑफिस चला रहे हो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो, अपने काम में जुनून महसूस कर रहे हो। 2. द ग्रैटिट्यूड एम्पलीफायर। हर बार जब तुम ग्रैटिट्यूड महसूस करते हो तो वो फीलिंग मल्टीप्लाई होती है। रौंदा कहती है कि ग्रैटिट्यूड सबसे तेज फ्रीक्वेंसी है जो तुम्हें लव की एनर्जी से कनेक्ट करती है। तो दिन में कम से कम 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खाने के लिए, अपने विचारों के लिए, कुछ भी। लेकिन याद रखो, ये सिर्फ शब्दों से नहीं, फीलिंग से होना चाहिए। 3. इमोशनल चेक-इन्स। दिन में 3-4 बार खुद से ये सवाल पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब है डरा हुआ, थका हुआ, चिड़चिड़ा, तो थोड़ी देर के लिए पॉज करो, आंखें बंद करो और किसी ऐसी चीज को विजुअलाइज करो जो तुम्हें अच्छा महसूस कराए। एक याद, एक सपना, एक इंसान, कुछ भी। जब तुम अपना मूड बदल लेते हो तो तुम अपनी फ्रीक्वेंसी भी बदल देते हो। रौंदा बायर्न कहती हैं कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी फीलिंग्स को अनकंट्रोल्ड रहने देते हैं, जैसे वो किसी और के कंट्रोल में है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी इंटेंशनल हो, पर्पसफुल हो, मिराकुलस हो, तो हमें अपनी फीलिंग्स को खुद शेप करना होगा। इस अध्याय का सबसे गहरा मैसेज यही है, यू आर द स्कल्प्टर ऑफ योर ओन लाइफ एंड योर चिजल इज योर फीलिंग। तुम्हारी जिंदगी कोई और नहीं बना रहा, ना भगवान, ना किस्मत, ना सोसाइटी, ना तुम्हारे पास डिसीजंस। तुम्हारी फीलिंग्स ही हर पल तुम्हारी हकीकत को गढ़ रही हैं, और ये समझना किसी एनलाइटनमेंट से कम नहीं। रौंदा एक पावरफुल इमेजरी देती है। तुम्हारी फीलिंग्स उस मिट्टी की तरह है जिससे तुम अपनी जिंदगी की मूर्ति बनाते हो। अगर तुम डर, गुस्से और दर्द की मिट्टी से गढ़ोगे तो जो मूर्ति बनेगी वो भारी, ठंडी और कठोर होगी। लेकिन अगर तुम प्यार, आभार और उम्मीद की मिट्टी से गढ़ोगे तो जो मूर्ति बनेगी वो हल्की, सुंदर और जीवनदायिनी होगी। यह अध्याय सिर्फ एक सुझाव नहीं है, यह एक कॉल टू एक्शन है। रौंदा चाहती हैं कि हर पाठक आज से ही अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी ले, और वो ये भी कहती हैं कि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। हर रोज, हर पल खुद को दोबारा शेप करने का अभ्यास, खुद से बार बार पूछने का अभ्यास, क्या मैं अभी उस फ्रीक्वेंसी पर हूँ जो मुझे मेरी सबसे पर हूँ, जो मुझे मेरी सबसे प्यारी जिंदगी तक ले जाएगी। रौंदा अंत में कहती हैं, लाइफ डजंट जस्ट हैपन टू यू, लाइफ रिस्पॉन्ड्स टू यू। तुम पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हो इस ब्रह्मांड के, तुम को क्रिएटर हो। तुम्हारा हर थॉट, हर वर्ड, लेकिन उससे भी ज्यादा तुम्हारी हर फीलिंग इस ब्रह्मांड को बताती है कि तुम्हारी रचना कैसी होनी चाहिए।
तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे पक्ष में नहीं हो रहा, तो रुको और खुद से पूछो, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? और फिर खुद से यह कहो, मैं इसे बदल सकता हूं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की वाइब्रेशन को नियंत्रित कर सकता हूं और मेरी वाइब्रेशन मेरे फीलिंग से बनती है। और यही है इस अध्याय की सबसे पवित्र सच्चाई, शेप योर फीलिंग्स एंड यू शेप योर लाइफ। चैप्टर 3, द 3 स्टेप प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। रॉन्डा बर्न इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई के साथ करती हैं जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली है। तुम अपनी जिंदगी के निर्माता हो और तुम्हारा निर्माण करने का तरीका कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट प्रक्रिया है, एक 3 चरणीय सिस्टम जिसे हर इंसान उपयोग कर सकता है। यह प्रक्रिया न कोई जटिल तकनीक है, न ही कोई अजीबोगरीब ध्यान विधि, बल्कि यह प्रकृति के उस नियम पर आधारित है जो हमेशा से हर क्रिएशन के पीछे रहा है। रॉन्डा कहती हैं, अगर तुम्हें कुछ भी अपने जीवन में अनुभव करना है, पैसा, प्यार, स्वास्थ्य, सफलता, खुशी, तो उसके लिए तुम्हें केवल 3 चीजें करनी है, आस्क, बिलीव, रिसीव। यही है वह 3 चरणीय प्रक्रिया जिसे रॉन्डा द क्रिएशन प्रोसेस कहती हैं। शायद ये 3 शब्द इतने आसान लगें कि लोग उन्हें गंभीरता से न लें, लेकिन रॉन्डा हमें बार बार यह यकीन दिलाती है कि यही ब्रह्मांड का मूलभूत नियम है, यही वो सीधा रास्ता है जिससे सपने साकार होते हैं और यहीं से वास्तविकता बदलती है। स्टेप 1, आस्क, मांगो। रॉन्डा कहती हैं कि यह पहला कदम उतना ही आसान है जितना कि किसी दुकान में जाकर अपनी पसंद की चीज मांगना। जब तुम यूनिवर्स से कुछ मांगते हो तो वो तुम्हारे विचारों और भावनाओं के जरिए सिग्नल बन जाता है। तुम्हारे अंदर जो भी इच्छा है, जो भी सपना है, वह एक एनर्जेटिक रिक्वेस्ट है। यूनिवर्स सुनता है, लेकिन कैसे? ना तो शब्दों से और ना ही फॉर्मल प्रेयर से। यूनिवर्स तुम्हारी फीलिंग्स को पढ़ता है। तो जब तुम कुछ चाहते हो तो तुम्हें वो इच्छा क्लैरिटी और इंटेंसिटी से महसूस करनी होती है। रॉन्डा एक उदाहरण देती है, मान लो तुम एक नई कार चाहते हो। सिर्फ मुझे एक कार चाहिए कह देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें उस कार को देखना है, महसूस करना है, उस सीट पर बैठने की अनुभूति को जीना है, उसका स्टीयरिंग पकड़ने की फीलिंग को महसूस करना है। जब तक तुम्हारी भावना उस चीज की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती, तब तक यूनिवर्स क्लियर सिग्नल नहीं पाता। मानना एक कॉन्शियसनेस एक्ट है, मतलब जब तुम मान रहे हो तो तुम्हें खुद से और यूनिवर्स से पूरी स्पष्टता चाहिए कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। रॉन्डा यहाँ एक सलाह देती हैं, डोंट आस्क फ्रॉम लैक, आस्क फ्रॉम लव। यानी तुम्हारी मांग किसी कमी की भावना से नहीं आनी चाहिए, बल्कि उत्साह और प्रेम से आनी चाहिए। क्योंकि अगर तुम कहते हो मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, तो तुम्हारी भावना लैक की होती है और यूनिवर्स वही लैक लौटाता है। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं पैसे के लिए आभारी हूं और अबंडेंस का स्वागत करता हूं, तो तुम लव की फ्रीक्वेंसी पर मांगते हो और वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। स्टेप 2, बिलीव, यकीन रखो। यह सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि मांगना आसान है, लेकिन यकीन रखना बिना किसी सबूत के, बिना किसी गारंटी के, वो सच्चे फेथ की परीक्षा है। रॉन्डा कहती हैं, बिलीविंग इज द गेटवे थ्रू विच क्रिएशन मस्ट पास। अगर तुमने मान लिया लेकिन मन में शक बना रहा तो वह प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। यकीन का मतलब है कि तुम उस चीज को पाने से पहले ही मान लो कि वो तुम्हारी है। तुम अभी भले ही उस चीज को फिजिकली न देखो, लेकिन इंटरनली तुम उसका अनुभव करते हो। रॉन्डा इसे एक्टिंग एज इफ कहती हैं। तुम उस इंसान की तरह सोचो, महसूस करो और व्यवहार करो जो पहले ही वह चीज पा चुका है। वो बताती हैं कि ब्रह्मांड का जवाब लिनियर नहीं है। तुमने कुछ मांगा और 2 दिन में मिला, ऐसा नहीं चलता। यूनिवर्स एक वेब की तरह काम करता है और जब तुम बिलीव करते हो तो यूनिवर्स उसी वेब में अपॉर्चुनिटीज, लोगों और परिस्थितियों को जोड़ना शुरू करता है जो तुम्हारी इच्छा को साकार करेंगी। रॉन्डा कुछ बेहद वास्तविक उदाहरण भी देती हैं। एक औरत जो नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने हर रोज खुद को इंटरव्यू में जाते हुए, सक्सेस लेटर पाते हुए विजुअलाइज किया। उसने पूरी सिंसेरिटी से अपने भीतर यकीन का बीज बोया और 2 हफ्तों में एक ऐसी ड्रीम जॉब सामने आ गई जो उसने कभी कल्पना में भी नहीं रखी थी। रॉन्डा यहाँ पर एक चेतावनी भी देती है, डोंट वॉच द क्लॉक, डोंट लुक एट द कैलेंडर। जब तुम बार बार ये सोचते हो कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो तुम डाउट की फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाते हो। तुम्हारा काम केवल मांगना और विश्वास रखना है, बाकी यूनिवर्स को करने दो। स्टेप 3, रिसीव, स्वीकार करो। अब तीसरा और अंतिम कदम है रिसीव, यानी स्वीकार करना, उसे प्राप्त करने की तैयारी रखना। रॉन्डा कहती हैं कि यूनिवर्स देने के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अक्सर हम रिसीविंग मोड में नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम व्यस्त होते हैं डर में, वरी में, कंपैरिजन में, डाउट में। रिसीविंग मोड में आने का मतलब है कि तुम अपने भीतर जॉय की फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करो, क्योंकि जब तुम खुश होते हो तब तुम लव की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर होते हो।
और तभी यूनिवर्स की गिफ्ट्स तुम तक आसानी से पहुंचती हैं। रोंडा एक सुंदर कंपैरिजन देती हैं। तुम्हारी इच्छा एक रेडियो सिग्नल की तरह है और उसका फुलफिलमेंट भी एक सिग्नल है, लेकिन तुम केवल तभी उस फुलफिलमेंट को सुन सकते हो जब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो, और वो फ्रीक्वेंसी है ग्रैटिट्यूड और जॉय। रिसीविंग का एक और मतलब है तैयार रहना। अगर तुमने किसी रिश्ते की मांग की है तो क्या तुम खुद को इमोशनली और मेंटली तैयार कर रहे हो उसे पाने के लिए? अगर तुमने पैसा मांगा है तो क्या तुम अबंडेंस को मैनेज करने का माइंडसेट रख रहे हो? रोंडा यहाँ पर हमें यह भी सिखाती हैं कि स्मॉल गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज करना सीखो। जब यूनिवर्स तुम्हें कोई छोटा साइन भेजे, कोई छोटी खुशी दे, तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे अप्रिशिएट करो, सेलिब्रेट करो, क्योंकि वो ही संकेत है कि तुम्हारा बड़ा सपना रास्ते में है। कंप्लीट इंटीग्रेशन, लाइव इन द फीलिंग। रोंडा इस अध्याय को कंक्लूड करती हैं एक बेहद गहरे मैसेज के साथ। यू मस्ट लिव इन द फीलिंग ऑफ व्हाट यू वांट, नॉट इन द फीलिंग ऑफ व्हाट यू डोंट वांट। तुम्हारा सारा ध्यान, सारा एनर्जी उस चीज की फीलिंग पर होना चाहिए जो तुम चाहते हो। अगर तुम बीमारी को दूर करना चाहते हो तो तुम मैं बीमार नहीं हूं पर फोकस मत करो, बल्कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जा से भरा हुआ हूं कि फीलिंग को जियो। जब तुम इस 3 स्टेप प्रोसेस को रोजमर्रा की जिंदगी में उतार लेते हो तो तुम सिर्फ सपने नहीं देखते, तुम उन सपनों को एक एक करके रियलिटी में बदलते हो। रोंडा कहती हैं यह कोई जादू नहीं है, यह साइंस है, यह एनर्जी का वह प्रिंसिपल है जो सदियों से काम करता आ रहा है। बस अब तुमने इसे समझना शुरू किया है। प्रैक्टिस टूल्स, रोंडा कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस भी देती हैं ताकि यह प्रोसेस थियोरेटिकल ना रह जाए बल्कि प्रैक्टिकल बन जाए। डेली आस्किंग जर्नलिंग, हर दिन एक लाइन लिखो, आज मैं यूनिवर्स से यह मांगती हूँ, और फिर इमोशन के साथ लिखो। विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, दिन में 5 मिनट आंखें बंद करके उस क्षण को विजुअलाइज करो जहां तुम्हारी इच्छा पूरी हो चुकी हो। बिलीव रिमाइंडर कार्ड्स, इट्स ऑलरेडी माइन, या द यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर मी जैसे अफर्मेशन कार्ड्स बनाओ और घर में जगह जगह रखो। रिसीविंग ग्रैटिट्यूड लिस्ट, हर शाम 5 ऐसी चीजें लिखो जो तुमने उस दिन रिसीव की हों, भले ही छोटी हों, जैसे एक प्यारी सी मुस्कान, किसी का सहयोग, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट, अच्छा खाना वगैरह। फाइनल मैसेज, रोंडा इस अध्याय का अंत एक डिवाइन रिमाइंडर के साथ करती हैं। यू आर बोर्न टू क्रिएट एंड योर टूल ऑफ क्रिएशन इज योर फीलिंग। तुम इस ब्रह्मांड में किसी रैंडम इवेंट से नहीं आए हो, तुम एक क्रिएटर हो। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो सितारों को गति देती है और नदियों को बहने देती है। तुम्हारी इच्छा कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो तुम्हारे सोल की कॉलिंग है, और अब तुम्हारे पास वो प्रोसेस है जिससे तुम अपनी दुनिया को वैसे ही बना सकते हो जैसी तुम हमेशा चाहते थे। बस याद रखो, मांगो पूरी स्पष्टता से, विश्वास करो पूरी शक्ति से, और स्वीकार करो पूरी खुशी से। चैप्टर 4, ए न्यू वे टू व्यू लाइफ। तुम हर दिन एक नई सुबह के साथ जागते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि वो दुनिया जो तुम्हारी आंखों के सामने है वो असल में वैसी है भी या नहीं जैसी तुमने सोची है? इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है, एक ऐसा नजरिया जो हमारी पूरी हकीकत को बदल सकता है अगर हम बस उसे समझ लें। यह अध्याय हमें बताता है कि दुनिया एक निष्क्रिय वस्तु नहीं है जो बाहर घट रही है, बल्कि एक जीवित, सक्रिय और उत्तरदायी ऊर्जा प्रणाली है जो हमारी भावनाओं और विचारों के मुताबिक आकार लेती है। रोंडा कहती है कि जिंदगी एक आईने की तरह है, ये हमें कुछ नहीं देती जो हमारे अंदर पहले से नहीं है। तुम जैसे सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, जिंदगी वैसा ही तुम्हारे सामने प्रकट करती है। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो दुनिया भी तुम्हें डराने लगेगी, अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो दुनिया भी तुम्हें वही लौटा देगी। ये एक गूंज की तरह है, तुम जो महसूस करते हो वो ब्रह्मांड में गूंजता है और फिर तुम्हारे पास लौट आता है, कई गुना बढ़कर। यहाँ रोंडा एक बहुत ही साधारण लेकिन प्रभावशाली उदाहरण देती हैं। एक इंसान जो सुबह सुबह उठते ही शिकायत करना शुरू कर देता है, वो ट्रैफिक से चिढ़ता है, ऑफिस की राजनीति से खींचता है और फिर घर आकर थका हुआ और नाखुश महसूस करता है, और फिर वो सोचता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। लेकिन असल में उसने खुद ही अपनी सुबह के साथ अपने दिन की पूरी दिशा तय कर दी थी। उसने जैसे ही नकारात्मकता का बीज बोया, वैसे ही उसी की फसल उसे पूरे दिन भर मिलती रही। रोंडा कहती है कि हमारी भावनाएं बीजों की तरह हैं, हर भावना एक संभावना का बीज बोती है। अगर तुम प्रेम, प्रशंसा, उम्मीद और कृतज्ञता जैसे बीज बोओगे तो तुम्हें ऐसी ही चीजों की फसल मिलेगी। लेकिन अगर तुम चिंता, गुस्सा, डर और जलन जैसी भावनाएं भीतर रखोगे तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे जीवन को उन्हीं भावनाओं से भर देगा। इसलिए जिंदगी को देखने का नजरिया बदलना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, और इस नए नजरिए की पहली शर्त है
ये जानना कि तुम्हारे भीतर असीम ताकत है। रोंडा इस विचार को जोर देकर कहती हैं कि तुम एक क्रिएटर हो, तुम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं हो। जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं होती, जिंदगी तुमसे होती है। इस विचार के साथ रोंडा एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा सामने रखती हैं। तुम जहां भी जाओ अपनी ऊर्जा साथ लेकर जाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ अपने शब्दों या कामों से दूसरों को प्रभावित करते हो। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी भावनात्मक ऊर्जा, तुम्हारा वाइब भी बाकी सब चीजों को प्रभावित करता है और ब्रह्मांड इसे बहुत स्पष्ट तरीके से पढ़ता है। अगर तुम खुद को बार बार विक्टिम समझते हो तो तुम्हारी भावनाएं वैसी ही रहेंगी, निराश, डरे हुए, गुस्से से भरे, और ब्रह्मांड तुम्हारी उस भावना को सच कर देगा। लेकिन अगर तुम खुद को एक शक्तिशाली निर्माता मानते हो और हर परिस्थिति में अपने अंदर की पॉजिटिव फीलिंग को बनाए रखते हो तो धीरे धीरे सारी परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। रोंडा यहाँ एक उदाहरण देती हैं। मान लो एक इंसान बेरोजगार है। अगर वो रोज इस बात पर रोता रहेगा कि उसे नौकरी नहीं मिल रही तो वो अपनी ऊर्जा को गरीबी और निराशा की फ्रीक्वेंसी पर रखेगा। ब्रह्मांड उसकी इसी फ्रीक्वेंसी को पकड़कर और ज्यादा बेरोजगारी, अस्वीकृति और आर्थिक संघर्ष भेजेगा। लेकिन वही इंसान अगर खुद को हर रोज एक कामयाब प्रोफेशनल की तरह देखे, महसूस करे कि उसे वो नौकरी मिल चुकी है और हर पल आभार जताए, तो उसकी ऊर्जा फ्रीक्वेंसी पूरी तरह बदल जाएगी और ब्रह्मांड भी उस बदलती ऊर्जा के हिसाब से नई संभावनाएं भेजेगा। यहाँ एक और शानदार बिंदु रोंडा बताती है, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स रिस्पॉन्डिंग टू यू। जिंदगी तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं रही बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया का जवाब दे रही है। ये इतना गहरा सच है कि अगर कोई इसे सच में समझ ले तो उसकी पूरी सोच ही बदल सकती है। रोंडा कहती है कि जिंदगी को दुश्मन मत समझो, ये तुम्हारा साथी है। ये तुम्हारे हर इशारे पर ध्यान देती है, हर भावना, हर विचार, हर इमेजिनेशन को वो पकड़ती है और उसे साकार करने की दिशा में बढ़ती है। जिंदगी तुम्हारा प्रतिबिंब है। जैसे जैसे तुम बदलते हो वैसे वैसे जिंदगी भी बदल जाती है। अब सवाल उठता है, अगर हमारी भावनाएं और सोच इतनी जरूरी हैं तो हम उन्हें कैसे नियंत्रित करें? रोंडा का जवाब सीधा है, चूज कॉन्शियसली। तुम्हें हर सुबह ये तय करना होगा कि तुम कैसा महसूस करना चाहते हो। तुम्हें जानबूझकर वो चीजें सोचनी होंगी जो तुम्हें ऊपर उठाएं, प्रेरणा दें और उम्मीद जगाए। ये काम एक दिन में नहीं होता, ये एक अभ्यास है। हर दिन, हर घंटे, हर पल खुद को रिमाइंड करते रहना कि तुम ही अपनी जिंदगी के निर्माता हो। इस अभ्यास को रोंडा पावर प्रैक्टिस कहती हैं। जैसे सुबह उठते ही तुम अपने शरीर की सफाई करते हो वैसे ही अपने मन की भी सफाई करो। नकारात्मक विचारों को बाहर निकालो और उनकी जगह पॉजिटिव एनर्जी भरो। कुछ मिनटों का ग्रैटिट्यूड अभ्यास, अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन, ये सब तुम्हारे अंदर की भावनाओं को उन्नत करने के उपकरण हैं। रोंडा हमें यह भी याद दिलाती हैं कि बाहरी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में है। और बस यही वो जरिया है जिससे तुम अपने बाहरी जीवन को भी बदल सकते हो। इस अध्याय का अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, फील इट नाउ। तुम जो चाहते हो उसकी प्रतीक्षा मत करो, पहले से उसकी भावनाएं अपने भीतर पैदा करो। अगर तुम समृद्ध होना चाहते हो तो समृद्धि की भावना को अब महसूस करो। अगर तुम्हें प्यार चाहिए तो खुद को अभी से प्रेम में डूबा हुआ महसूस करो। तुम्हारी ऊर्जा जितनी अधिक सशक्त होगी, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से उसका जवाब देगा। रोंडा इस विचार को एक आसान उदाहरण से समझाती है। अगर तुम किसी दुकान में जाकर कहते हो कि जब तक मुझे चीजें फ्री में नहीं मिलेंगी मैं धन्यवाद नहीं कहूंगा, तो दुकानदार तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। लेकिन अगर तुम पहले से धन्यवाद कहते हो, पहले से आभार जताते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास को सच कर देता है। आभार जताना मतलब ये स्वीकार करना कि वो चीज तुम्हें पहले से ही मिल चुकी है, और यही वो ऊर्जा है जो तुम्हारी इच्छा को हकीकत में बदल देती है। तो अब से जब तुम सुबह उठो तो ये मत सोचो कि आज क्या गलत हो सकता है, बल्कि ये महसूस करो कि आज तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हारे पास सांसें हैं, जीवन है, संभावना है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास वो ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि जिंदगी कठिन है या हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो एक पल रुककर खुद से पूछना, मैं कौन सी ऊर्जा भेज रहा हूं इस ब्रह्मांड में? क्योंकि जो लौट कर आएगा वो उसी का प्रतिबिंब होगा। रोंडा हमें यही सिखाना चाहती हैं कि जिंदगी एक निष्क्रिय अनुभव नहीं है, ये एक संवाद है तुम और ब्रह्मांड के बीच। और जैसे ही तुम अपने भीतर की भाषा बदलते हो वैसे ही ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बात करने का तरीका बदल देता है। तो चलो अब से जिंदगी को एक नई नजर से देखें, न सिर्फ जैसी वो दिखती है बल्कि जैसी हम उसे बना सकते हैं। चैप्टर 5, अनलॉक योर पावर। हम सब इस दुनिया में जन्मे हैं एक विशेष उपहार के साथ, एक ऐसी शक्ति जो अनदेखी है
लेकिन अपार है। यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, ना किसी तकनीक, ना किसी मंत्र या औजार से। ये शक्ति हमारे भीतर ही सोई हुई, बस हमें उसे जगाना है। इस अध्याय में रोंडा बर्न हमें बताती हैं कि कैसे हम उस अंतर्निहित शक्ति को पहचान सकते हैं, उसे अनलॉक कर सकते हैं और उसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए और एक ऐसी जिंदगी जीने के लिए जो सच्चे अर्थों में समृद्ध और संतुलित हो। रोंडा की बात एकदम सीधी है। दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक, जिसे हम बहुत बार नजरअंदाज करते हैं, वह है चुनाव की शक्ति, हमारी एबिलिटी टू चूज आवर फीलिंग्स। जब भी कोई स्थिति सामने आती है तो हमारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं। या तो हम उस स्थिति पर गुस्सा करें, डरें या परेशान हो जाएं, या फिर हम उस पर प्रेम, समझ और सकारात्मकता के साथ प्रतिक्रिया दें। यही एक छोटा सा चुनाव हमारी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। यह अध्याय हमें बताता है कि हमारी जिंदगी का हर अनुभव हमारे द्वारा चुने गए विचारों और भावनाओं का ही परिणाम है। रोंडा बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, हमारे पास हमेशा यह शक्ति होती है कि हम अपने रिस्पॉन्स को बदल सकते हैं। और जब हम अपने रिस्पॉन्स को बदलते हैं तो हम अपनी एनर्जी को बदलते हैं, और एनर्जी बदलते ही यूनिवर्स का जवाब बदल जाता है। रोंडा यहाँ एक बहुत ही गहरे और सच्चे सिद्धांत को उजागर करती है, जो तुम्हारे अंदर है वही तुम्हारे बाहर दिखेगा। इसका अर्थ यह है कि अगर आप भीतर से खुद को कमजोर, डरपोक या पीड़ित मानते हैं तो बाहर की दुनिया भी आपको वैसे ही हालात देगी जो आपकी उस इनर रियलिटी को मैच करें। लेकिन अगर आप अपने भीतर शक्ति, प्रेम, कृतज्ञता और आत्मविश्वास की भावना रखेंगे तो बाहर की दुनिया उन भावनाओं का ही प्रतिबिंब बन जाएगी। इस चैप्टर में रोंडा हमें कुछ व्यावहारिक टूल्स देती हैं, ऐसी टेक्निक्स जो हमारी भावनाओं को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ सकती हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण है विजुअलाइजेशन। रोंडा कहती हैं, अपने आप को उस स्थिति में देखें जहां आप होना चाहते हैं और उसे पूरी शिद्दत से महसूस करें, जैसे वह सच में घट रहा हो। जब हम अपनी डिजायर्ड रियलिटी को पूरी भावना के साथ विजुअलाइज करते हैं तो हम उस रियलिटी की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगते हैं, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जो पूरे ब्रह्मांड को खींचती है। विजुअलाइजेशन के साथ साथ रोंडा एक और टूल को बहुत महत्वपूर्ण मानती है, अफर्मेशंस। ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम बार बार खुद से दोहराते हैं, जैसे मैं योग्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूं। इन अफर्मेशंस का उद्देश्य सिर्फ सेल्फ टॉक को बदलना नहीं होता, बल्कि अपनी पूरी भावनात्मक स्थिति को एलिवेट करना होता है। जब हम बार बार खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है, और वो हमारे एक्शंस, डिसीजंस और आउटकम्स को प्रभावित करने लगता है। रोंडा यहाँ एक चेतावनी भी देती हैं कि अगर आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानते तो बाहरी परिस्थितियां आपकी जिंदगी को चला सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप इस शक्ति को पकड़ लेते हैं तो आप कैप्टन बन जाते हैं अपने जीवन की नाव के। चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके हाथ में उसकी दिशा बदलने की ताकत होती है। इस अध्याय में रोंडा एक बहुत दिलचस्प बात करती है, चूज लव ओवर फियर। वो कहती हैं कि हर इंसान के हर निर्णय के पीछे दो ही मूल भावनाएं होती हैं, या तो प्रेम या फिर डर। जब हम किसी को माफ करते हैं तो वो प्रेम से उपजा होता है, जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो वह डर से उपजता है, डर कि हमें चोट लगी है, डर कि हम कमजोर हैं। रोंडा हमें सिखाती है कि जब भी हम कोई निर्णय लें, कोई प्रतिक्रिया दें, कोई रास्ता चुनें तो एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या मैं इसे प्रेम से कर रहा हूं या डर से। यह छोटा सा सेल्फ चेक आपकी पूरी थिंकिंग पैटर्न को शिफ्ट कर सकता है। रोंडा इस अध्याय में एक और अद्भुत उदाहरण देती हैं, एक किसान का। वो कहती हैं कि जैसे किसान बीज बोता है, पानी देता है, पर विश्वास करता है कि समय आने पर फसल उगेगी, वैसे ही हमें भी विश्वास करना होता है कि जब हम सही भावना में कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसका फल जरूर देता है। कभी कभी देरी होती है, लेकिन डिले का मतलब डिनायल नहीं होता। रोंडा बार बार कहती हैं, पावर तुम्हारे अंदर है, तुम्हें किसी और की अनुमति की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी प्रमाण पत्र, डिग्री या वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अगर तुम अभी अपने भीतर प्रेम को चुन सको, उम्मीद को चुन सको, कृतज्ञता को चुन सको, तो समझो तुम्हें अपनी शक्ति को अनलॉक कर लिया है। इस चैप्टर में रोंडा एक पावरफुल एक्सरसाइज भी देती हैं। हर सुबह उठकर खुद से ये 3 बातें कहो। 1, आज मैं हर परिस्थिति में प्रेम को चुनूंगा। 2, आज मैं अपनी भावनाओं को संजो कर रखूंगा। 3, आज मैं यूनिवर्स की मदद से अपना जीवन संवारूंगा। ये 3 बातें आपको रोज रिमाइंड करती हैं कि आप क्रिएटर हैं, आप विक्टिम नहीं, आप अपने जीवन के आर्किटेक्ट हैं, न कि किसी दूसरे के डिजाइन का हिस्सा। रोंडा यहाँ एक गहरी बात कहती हैं, जब आप अपनी शक्ति को अनलॉक कर लेते हैं
तो आपके सपनों और वास्तविकता के बीच की दीवारें गिरने लगती हैं, क्योंकि तब आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ अलाइंड होता है। और जब अलाइनमेंट होता है तब मिरेकल्स हैपन। रोंडा हमें बार बार याद दिलाती हैं कि हमारी शक्ति सिर्फ हमारे लिए नहीं है। जब हम अपने भीतर से प्रेम रेडिएट करते हैं तो वो पूरे परिवार, समाज और यहाँ तक कि ग्रह को भी प्रभावित करता है। पावर कभी आइसोलेटेड नहीं होती, ये एक लहर की तरह काम करती है। आप जितना ज्यादा अपने अंदर रोशनी जलाओगे उतना ही वो रोशनी दूसरों की जिंदगी में भी फैलती जाएगी। अंत में रोंडा हमें यही समझाती है कि ये शक्ति किसी किताब तक सीमित नहीं है। द पावर सिर्फ एक रिमाइंडर है, वो याद जो आपके दिल की गहराई में थी, पर जिंदगी की उलझनों ने उसे धुंधला कर दिया था। अब वक्त है उस शक्ति को फिर से पहचानने का, वक्त है अपने अंदर की रोशनी को जलाने का, वक्त है खुद को वो देने का जो आप हमेशा से डिजर्व करते थे, एक पूर्ण प्रेममयी और सशक्त जीवन। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो डर या गुस्से की जगह उस प्रश्न को याद रखें, क्या मैं इसे प्रेम से कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं। चैप्टर 6, लव एंड मनी। पैसे की दुनिया में कदम रखते ही इंसान के भीतर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो जाता है। एक तरफ चाह है दौलत की, ऐश की, आजादी की, और दूसरी तरफ डर है कमी का, कर्ज का, खो देने का। रोंडा बर्न हमें इस अध्याय में यह समझाने आती हैं कि पैसा सिर्फ एक चीज नहीं है जिसे हम कमाते हैं या खर्च करते हैं। पैसा भी एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन का केंद्र बिंदु भी वही है, लव, यानी प्रेम, आभार और सकारात्मक ऊर्जा। वह शुरुआत होती है एक सच्चाई से जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, ब्रह्मांड में दौलत की ऊर्जा अनंत है, लेकिन हम इंसानों ने अपने अनुभवों और विचारों से एक कमी की दुनिया बना ली है। हमने अपने भीतर विश्वास बैठा लिया है कि पैसा पाना मुश्किल है, अमीर बनना सबके बस की बात नहीं, या फिर पैसा आने के बाद चला भी जाता है। ये सारे विचार हमें उसी चीज से दूर कर देते हैं जिसे हम पाना चाहते हैं। रोंडा कहती है, जैसे ही हम पैसों के बारे में शिकायत करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम मन में डर पालते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, या जब भी हम सोचते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जितना हमें चाहिए, हम अपने फीलिंग्स से एक संकेत भेजते हैं ब्रह्मांड को, और वो संकेत होता है मेरे पास कमी है, और ब्रह्मांड जवाब देता है तथास्तु, और वही कमी बार बार हमारी जिंदगी में लौटती है। इसलिए पहला कदम है ग्रैटिट्यूड, आभार। रोंडा हमें निर्देश देती हैं कि हम जितना भी पैसा हमारे पास है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उसके लिए दिल से आभार जताएं। जब तुम किसी को 10 रुपए देते हो और उसे आभार की नजर से देख कर देते हो, तो तुम अपने भीतर एक सिग्नल भेजते हो कि मेरे पास देने को है, और ब्रह्मांड उस वाइब्रेशन को समझता है और तुम्हें और देता है। यहाँ रोंडा एक दिलचस्प अभ्यास सुझाती हैं, जब भी तुम पैसे खर्च करो, चाहे वो किसी बिल पर हो, किराने की दुकान पर, या किसी को गिफ्ट देते वक्त, तो एक फीलिंग के साथ खर्च करो, पैसा लौट कर आएगा। कहो थैंक यू मनी, तुम मेरी जिंदगी को आसान बना रहे हो और मैं जानती हूँ कि तुम कई गुना होकर लौटोगे। ये एटीट्यूड, ये फीलिंग तुम्हारी पूरी धन दृष्टि को बदल देती है। कितनी बार हम ये सोचते हैं कि पैसा आता है और चला जाता है, या इतना खर्चा हो गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब भी हम चिंता करते हैं, हम स्कैरसिटी की ऊर्जा में जी रहे होते हैं, और ये एनर्जी ब्लॉक कर देती है अबंडेंस को। रोंडा ये स्पष्ट करती है कि हमें पैसे को फ्लो समझना चाहिए, रोकने की चीज नहीं। जैसे पानी बहता है, जैसे हवा चलती है, वैसे ही पैसा आता है, जाता है, और फिर आता है जब तक हम उसे खुली बाहों से स्वीकारें। रोंडा बर्न इस चैप्टर में एक और बेहद अहम बात कहती है, मनी डजंट ब्रिंग लव बट लव ब्रिंग्स मनी, यानी पैसा कभी प्रेम नहीं ला सकता, लेकिन प्रेम हमेशा पैसा खींच लाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि जब तुम प्यार की भावना में जीते हो, ग्रैटिट्यूड, अप्रिशिएशन, जॉय, अबंडेंस, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे लिए रास्ते बनाता है, पैसे के नए स्रोत खोलता है, अवसर भेजता है, और मदद भी वहीं से आती है जहां से तुमने कभी कल्पना नहीं की थी। अब एक और सवाल उठता है, क्या अमीर होना गलत है? क्या पैसा चाहना लोभ है? रोंडा साफ कहती हैं, नहीं। यूनिवर्स चाहता है कि तुम भरपूर जीवन जियो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे घर में रहो, जीवन का आनंद लो। गरीब रहना कोई पुण्य नहीं है और अमीर बनना कोई पाप नहीं। फर्क बस इतना है कि तुम पैसे को कैसे देखते हो। अगर तुम पैसा पाकर खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगो तो ये अहंकार है, लेकिन अगर तुम पैसा पाकर दूसरों की मदद करने लगो, अपनी लाइफ को औरों की सेवा में लगाओ, तो यही पैसा लव की ऊर्जा बन जाता है। रोंडा यहाँ एक और पावरफुल प्रैक्टिस देती है, विजुअलाइज करो वो जीवन जो तुम जीना चाहते हो, बिना किसी झिझक के,
अगर तुम एक खूबसूरत घर में रहना चाहते हो तो उसकी हर दीवार को अपनी कल्पना में रंग दो। अगर तुम अपनी माँ बाप को दुनिया घुमाना चाहते हो तो उस फीलिंग को महसूस करो कि तुमने ऐसा कर लिया है। जब भी तुम उस विजुअलाइजेशन को लव और ग्रैटिट्यूड के साथ जोड़ते हो तो ब्रह्मांड उसे सच करने में लग जाता है। पैसा सिर्फ एक टूल है, वो हमें जीवन के अनुभवों तक पहुंचाता है, लेकिन अगर हम उसे डर या लालच की भावना से पकड़ते हैं तो वो हमारे हाथ से फिसलता रहता है। रोंदा कहती हैं कि पैसा अपनी मर्जी से कहीं नहीं जाता, हमारी भावनाएं उसे भगाती या बुलाती हैं। अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है कि अगर तुम अमीरी चाहते हो तो खुद को ऑलरेडी रिच मानो। फील करो कि तुम धन्य हो, भरा पूरा हो, तुम्हारे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा है। जब तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा महसूस करते हो, तो तुम सचमुच एक चुंबक बन जाते हो दौलत के लिए। रोंदा कहती हैं कि यूनिवर्स को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बैंक स्टेटमेंट क्या कहती है, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारे भावनात्मक संकेतों को पढ़ता है। अगर तुम अपनी चेतना को आई हैव इनफ के लेवल पर ले आते हो तो पैसा, अवसर, मदद, सब कुछ तुम्हारी ओर दौड़ता है। आखिर में रोंदा हमें याद दिलाती हैं कि हम सब इस ब्रह्मांड के साझेदार हैं। लव हमारी करेंसी है और जब हम उसे दिल खोलकर खर्च करते हैं, पैसे पर, लोगों पर, अपने सपनों पर, तो ब्रह्मांड हमें उससे कई गुना ज्यादा लौटा देता है। तो अगली बार जब तुम पैसे के बारे में सोचो, डर में नहीं, प्यार में सोचो। जब खर्च करो तो शिकायत नहीं, आभार के साथ करो। जब पैसे की इच्छा करो तो लालच नहीं, विजन के साथ करो। और तब तुम जानोगे कि पैसे का असली स्रोत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर। लव एंड रिलेशनशिप्स ये वो जगह हैं जहां हम इंसान सबसे ज्यादा प्यार चाहते हैं और शायद सबसे ज्यादा दर्द भी यहीं से मिलता है। रोंदा बेयर्न इस अध्याय में हमें याद दिलाती हैं कि चाहे वो माता पिता हो, साथी हो, दोस्त हो या सहकर्मी, हर रिश्ता हमारे जीवन की तस्वीर में अहम रंग भरता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो लगता है पूरी दुनिया ही उथल पुथल में चली गई है। यही वजह है कि रोंदा इस चैप्टर में हमें यह सिखाती हैं कि रिश्तों को ठीक करने, संवारने और उन्हें सफल बनाने का असली तरीका क्या है, और वो तरीका है प्यार। इस अध्याय की शुरुआत रोंदा इस एहसास से करती हैं कि प्यार देने की शक्ति हमेशा हमारे ही पास होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिश्ते तभी अच्छे होंगे जब सामने वाला बदल जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम अपनी तरफ से प्यार देना शुरू करें तो दूसरा व्यक्ति भी वैसा ही जवाब देने लगता है। प्यार एक एनर्जी है और ये यूनिवर्सल लॉ है कि जैसी एनर्जी तुम दोगे वैसी ही वापस पाओगे। रोना आईना है कि तुम खुद के बारे में क्या महसूस करते हो। अगर तुम खुद से नाखुश हो, अगर तुम खुद को कम समझते हो, तो ये एनर्जी तुम्हारे आसपास के रिश्तों में भी टकराती है। लेकिन जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, खुद की इज्जत करते हो, खुद की अहमियत पहचानते हो, तब तुम्हारे रिश्तों में भी वही बदलाव झलकने लगता है। किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात कही गई है, When you give love to another person, you are actually giving love to yourself। यानी जब तुम किसी और को सच्चा प्यार देते हो तो असल में वो प्यार खुद के पास ही लौट कर आता है। इससे ये साबित होता है कि गिविंग इज रिसीविंग का सिद्धांत रिश्तों में भी उतना ही सटीक बैठता है जितना बाकी जीवन में। रोंदा यहाँ रिलेशनशिप्स को समझाने के लिए एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर रणनीति बताती हैं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मौजूद है तो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसके बारे में सिर्फ वही बातें सोचो और महसूस करो जो तुम पसंद करते हो। जब तुम किसी की अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम उन्हें उस अच्छाई के साथ वाइब्रेट करते हो और यही वो मोमेंट होता है जहां रिलेशनशिप बदलने लगता है। मान लो कोई ऐसा है जो हमेशा गुस्से में रहता है, शिकायत करता है या नकारात्मकता फैलाता है। रोंदा कहती हैं कि अगर तुम लगातार उसी बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे और उसी पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी एनर्जी भी उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेगी और इससे उस व्यक्ति का वही व्यवहार और ज्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उसके अंदर की पॉजिटिविटी पर ध्यान देना शुरू करो, चाहे वो छोटी सी अच्छाई ही क्यों ना हो, और उसे अप्रिशिएट करने लगो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होने लगती है और क्योंकि एनर्जी कंटेजियस होती है उसका असर उस व्यक्ति पर भी दिखता है। रोंदा यहाँ एक प्रयोग भी बताती हैं, अप्रिशिएशन प्रैक्टिस। इसमें तुम किसी एक व्यक्ति के बारे में रोज 5 बातें लिखो जो तुम्हें उसमें पसंद हैं और उन पर प्यार और कृतज्ञता के साथ ध्यान दो। चाहे वो बातें छोटी हों जैसे उसकी मुस्कान, उसकी मदद करने की आदत या उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर। ये रोज का अभ्यास उस रिश्ते की ऊर्जा को बदल सकता है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जिस तरह से तुम किसी को देखोगे वो व्यक्ति वैसा ही तुम्हारे जीवन में बनने लगेगा। इस चैप्टर में रोंदा ये भी कहती हैं कि जब हम किसी को माफ करते हैं तो असल में हम खुद को आजाद करते हैं। फॉरगिवनेस कोई फेवर नहीं होता जो हम दूसरों को करते हैं,
बल्कि वो एक गिफ्ट होता है जो हम खुद को देते हैं। जब हम किसी के प्रति गुस्सा, नाराजगी या नफरत को पकड़े रहते हैं तो हम नेगेटिव एनर्जी से बंधे रहते हैं और वो ऊर्जा हमारी पूरी रियलिटी को प्रभावित करती है। लेकिन जब हम माफ कर देते हैं तो वो एनर्जी डिसॉल्व हो जाती है और हम फिर से प्यार के रास्ते पर आ जाते हैं। रोंडा रिलेशनशिप्स को सुधारने का एक और टूल देती हैं, विजुअलाइजेशन। वो कहती हैं कि जिस रिलेशनशिप को तुम बेहतर बनाना चाहते हो उसकी परफेक्ट वर्जन को अपनी इमेजिनेशन में देखो। मान लो तुम्हें अपने भाई से मनमुटाव है, तो एक पीसफुल, लविंग, सपोर्टिव रिश्ता विजुअलाइज करो जिसमें तुम दोनों हंसी में बातें कर रहे हो, एक दूसरे की मदद कर रहे हो और सम्मान से पेश आ रहे हो। जब तुम बार बार उस स्थिति को महसूस करते हो तो यूनिवर्स को एक नया सिग्नल भेजा जाता है और वो सिग्नल यथार्थ बनने की दिशा में बढ़ता है। इस पूरे अध्याय का सबसे भावुक और गहरा संदेश ये है, लव इज द सोल्यूशन टू एवरी रिलेशनशिप प्रॉब्लम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रिश्ता कितना पुराना है या उसमें कितनी चोटें आई हैं। अगर तुम प्यार की ऊर्जा को भेजना शुरू करते हो तो हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यह सब तभी मुमकिन है जब हम खुद भी खुले दिल से देने के लिए तैयार हों। रोंडा रिलेशनशिप्स के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत मजबूत बात और करती हैं कि तुम्हें उस प्यार को पाना नहीं है जो तुम चाहते हो, तुम्हें उसे देना है। क्योंकि जैसे ही तुम देना शुरू करते हो उसी पल से वो तुम्हारी ओर लौटना शुरू हो जाता है। प्यार देने में ताकत है, प्यार में बदलाव लाने की शक्ति है और सबसे बढ़कर प्यार ही हर टूटे हुए रिश्ते का मरहम है। रोंडा कहती हैं कि हम सबका दिल एक एंटेना की तरह काम करता है जो सिग्नल भेजता भी है और रिसीव भी करता है। जब हम किसी रिश्ते के लिए शिकायतें, दुख या नाराजगी भेजते हैं तो सामने वाला भी वही अनुभव करता है। लेकिन जब हम प्यार, उम्मीद और विश्वास की भावना भेजते हैं तो वही एनर्जी सामने वाले के दिल तक पहुंचती है और फिर कमाल की चीजें होने लगती हैं। अध्याय के अंत में रोंडा एक बहुत सुंदर रिमाइंडर देती है, यू आर द सोल्यूशन, लव इज द आंसर। अगर तुम्हारे रिश्ते में कोई समस्या है तो जवाब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारी शक्ति इस बात में है कि तुम क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और क्या ऊर्जा देते हो। तुम ही अपने रिश्तों को संवार सकते हो, नकारात्मकता की दीवार गिराकर और प्यार की ऊर्जा से उन्हें रोशन करके। तो अगली बार जब किसी रिश्ते में तुम परेशानी महसूस करो तो याद रखना कि सॉल्यूशन बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हारी भावनाएं ही उस रिश्ते की दिशा तय करेंगी और जब तुम अंदर से सच्चे प्यार की भावना भेजोगे, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तब रिश्ते फूलने लगेंगे, खिलने लगेंगे और तुम्हारी जिंदगी में वो गर्माहट भर देंगे जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। लव इज द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन द यूनिवर्स एंड रिलेशनशिप्स आर इट्स सेक्रेड ग्राउंड। चैप्टर 8, लव एंड हेल्थ। हम में से हर कोई एक बेहतर सेहत की ख्वाहिश रखता है। हम चाहते हैं कि हमारा शरीर मजबूत हो, ऊर्जा से भरा हो और बीमारियां हमसे कोसों दूर रहें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शरीर के स्वस्थ रहने की सबसे बड़ी कुंजी क्या हो सकती है? ना ही सिर्फ एक्सरसाइज, ना सिर्फ हेल्दी डाइट। रोंडा बर्न कहती हैं कि सबसे बड़ी शक्ति है प्यार, और उससे भी ज्यादा वो फीलिंग्स जो आप अपने शरीर के लिए महसूस करते हैं। इस अध्याय की शुरुआत रोंडा एक गहरे रहस्य से करती हैं कि सेहत कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हम कहीं से हासिल करें, बल्कि ये एक प्रतिबिंब है उस ऊर्जा का जो हमारे अंदर काम कर रही है। और उस ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा है हमारी सोच और भावनाएं। अगर आप अपने शरीर को लेकर डर, चिंता, कमजोरी या निराशा महसूस करते हैं तो आप वास्तव में अपने शरीर को वो संकेत दे रहे होते हैं जो उसे बीमार बनाने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप अपने शरीर को लेकर कृतज्ञता, सराहना और प्यार महसूस करते हैं तो आप उसमें ऐसी ऊर्जा भरते हैं जो उसे हील करती है, उसे मजबूत बनाती है और उसकी हर कोशिका को जीवन देती है। रोंडा कहती है कि जब हम किसी बीमारी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, उसे लेकर डरते हैं, इंटरनेट पर उसके लक्षण ढूंढते हैं, डॉक्टरों की बातें दोहराते हैं, तो हम उस बीमारी को और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। ब्रह्मांड इस तरह काम नहीं करता कि वो आपके शब्दों को सुनता है, वो आपकी भावनाओं की गहराई को सुनता है। जब आप नहीं चाहता कि मुझे सिर दर्द हो कहते हैं तो ब्रह्मांड सिर दर्द की ऊर्जा पकड़ता है, नहीं को नहीं समझता और आपको सिर दर्द का अनुभव देने लगता है। इसलिए रोंडा हमें चेतावनी देती है कि हम किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, खास तौर पर उस समय जब हम अपनी सेहत को लेकर बात कर रहे हों। फिर रोंडा हमें प्लेसबो इफेक्ट का उदाहरण देती है, जहां एक इंसान को नकली दवा दी जाती है लेकिन वो सोचता है कि उसे असली दवा मिल रही है और चमत्कारिक रूप से वो ठीक होने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि उस इंसान की आस्था और भावना की ताकत है जो उसके शरीर की रचना को बदल देती है। उसका यकीन उसकी कोशिकाओं को ठीक करने लगता है। यही तो है द पावर का रहस्य कि हमारी भावनाएं, हमारा यकीन और हमारा प्यार शरीर को भी बदल सकता है।
रोंदा बताती हैं कि अगर आप दिन भर बीमार होने का डर लेकर घूमते हैं तो ब्रह्मांड वो डर महसूस करता है और आपको वही देने लगता है। लेकिन अगर आप सुबह उठकर अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद दें, अपनी आंखों को, अपने दिल को, अपने फेफड़ों को, अपने पैरों को, और उन्हें दिल से प्यार भेजें, तो आप उस ऊर्जा को सक्रिय करते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखती है। वो कहती हैं, सेहत सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ बीइंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर के पास ना जाएं या इलाज बंद कर दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका मानसिक और भावनात्मक रवैया आपकी सेहत में उतना ही योगदान करता है जितना कि कोई दवाई। रोंदा हमें एक पावरफुल डेली प्रैक्टिस देती है, हेल्थ विजुअलाइजेशन। हर दिन थोड़ी देर बैठो, आंखें बंद करो और अपने शरीर को एकदम स्वस्थ, एनर्जेटिक, मुस्कुराता हुआ और पूर्ण रूप से हील होता हुआ महसूस करो। देखो कि तुम्हारा शरीर लाइट से भर गया है, जैसे कोई डिवाइन एनर्जी तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रही हो और हर छोटी बड़ी चीज को ठीक कर रही हो। अगर कहीं दर्द है तो उसे प्यार भेजो, जैसे तुम अपने किसी प्यारे इंसान को गले लगा रहे हो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है, उसे जितना प्यार दोगे उतना वो तुम्हारे लिए जिएगा। रोंदा इस चैप्टर में कुछ कहानियां भी शेयर करती हैं, जैसे एक महिला जो लंबे समय से बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन उसने एक दिन फैसला किया कि अब वो सिर्फ खुशहाल, स्वस्थ और एनर्जेटिक रहने वाली है। उसने अपने आप से रोज कहा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं जीवन से भरपूर हूं। और कुछ ही हफ्तों में उसकी तबीयत में नाटकीय सुधार आया। डॉक्टर भी हैरान रह गए, लेकिन वो जानती थी कि ये उसकी फीलिंग्स और फेथ की ताकत थी। एक और व्यक्ति की कहानी आती है जो कैंसर से पीड़ित था, लेकिन उसने किसी भी नेगेटिव शब्द को अपने आसपास नहीं आने दिया। उसने मजेदार फिल्में देखी, हर दिन खुद को खुश रखा और हमेशा कहता रहा, मुझे जीवन से प्यार है और जीवन भी मुझसे। और कुछ ही समय में उसकी बॉडी ने वो कर दिखाया जो दवाइयां नहीं कर पाई थीं। रोंदा कहती है कि तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम अपनी बॉडी की हर सेल को नया जीवन दे सकते हो, लेकिन वो ताकत तुम्हारी सोच में नहीं, तुम्हारी फीलिंग्स में है। तुम जितना ज्यादा अपने शरीर को अप्रिशिएट करोगे, उसे सम्मान दोगे, उसे समझोगे, उतना ही वो तुम्हारे लिए वफादार रहेगा। चैप्टर के अंत में रोंदा हमें एक जेंटल रिमाइंडर देती हैं, लव इज द रियल हीलर। प्यार वो औषधि है जो किसी दवा से बड़ी है, वो भावनाओं की दवा है। जब तुम अपने शरीर से नाराज होते हो, उसकी आलोचना करते हो या उसे बुरा कहते हो, तो वो भी जवाब देता है। लेकिन जब तुम उससे प्रेम करते हो, थैंक यू कहते हो, उसके हर काम के लिए उसकी सराहना करते हो, तो वो खिल उठता है, निखर उठता है। तो अगली बार जब तुम बीमार महसूस करो तो डरने या शिकायत करने के बजाय उस हिस्से पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और बोलो, आई लव यू, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, आई नो योर हीलिंग, आई ट्रस्ट यू। यही है द पावर जो प्यार के जरिए शरीर को भी बदल सकती है। इसलिए आज से हर सुबह और हर रात अपने शरीर को प्यार भेजो, उसका नाम लेकर उसे धन्यवाद दो, क्योंकि जब तुम अपने शरीर से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हारे लिए वो सब करेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। चैप्टर 9 द मनी मैग्नेट। जैसे ही तुम सुबह अपनी आंखें खोलते हो, तुम्हारी जिंदगी एक बार फिर से तुम्हारे विचारों और भावनाओं की तस्वीर बनानी शुरू कर देती है। और इन सब के केंद्र में एक बहुत ही गहरा विषय है, पैसा। हम में से ज्यादातर लोग पैसे की चिंता में जीते हैं, कभी इसकी कमी से परेशान होते हैं तो कभी इसके पीछे भागते हैं। लेकिन रोंदा बर्न इस अध्याय में हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती हैं कि पैसा भी उसी यूनिवर्सल लॉ से संचालित होता है जिस लॉ से बाकी चीजें, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और इस कानून में ग्रैटिट्यूड की ताकत सबसे बड़ी है। रोंदा शुरुआत करती हैं एक साधारण लेकिन शक्तिशाली बात से कि अगर तुम पैसा पाना चाहते हो तो पहले तुम्हें उस पैसे के लिए शुक्रगुजार होना पड़ेगा जो तुम्हारे पास है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है, बिल भरने को कुछ नहीं है, महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता। लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फर्क नहीं करता कि तुम क्या चाह रहे हो और क्या नहीं चाह रहे, वो सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा पड़ता है। और अगर तुम्हारी ऊर्जा में कमी की भावना है, शिकायत है, डर है, तो वो और ज्यादा उसी तरह की परिस्थितियां खींच लाता है। रोंदा कहती है कि पैसा अपने आप में ऊर्जा है, और जब तुम उस ऊर्जा के साथ प्यार और आभार का रिश्ता बना लेते हो, तब वो पैसा तुम्हारी ओर खींचने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि अचानक तुम्हारे बैंक खाते में करोड़ों आ जाएंगे, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे रास्ते खुलने लगेंगे जो तुम्हें अबंडेंस की ओर ले जाएंगे। एक नौकरी का ऑफर, एक क्लाइंट का कॉल, कोई पुराना उधार चुकता होना, चीजें धीरे धीरे मैजिक की तरह बदलने लगती हैं। इस अध्याय में रोंदा एक अनोखी प्रैक्टिस देती हैं जिसे वो कहती हैं मैजिक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड फॉर मनी। इस अभ्यास में तुम्हें अपने जीवन में अब तक मिले हर रूप के पैसों के लिए आभार जताना है। तुम्हें उन पलों को याद करना है जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी
और किसी ने मदद की, या जब तुम्हें अनजाने में बोनस मिला, कोई गिफ्ट मिला या कोई बिल कम आया, तुम्हें हर उस पल को पकड़ना है और दिल से कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द मनी। रोंडा बताती हैं कि बहुत सारे लोग पैसे के बारे में नेगेटिव बातों में उलझे रहते हैं, जैसे पैसा ही सब बुराई की जड़ है। अमीर लोग लालची होते हैं, मेरे नसीब में पैसा नहीं है। लेकिन जब तुम इस तरह के विचार रखते हो तो दरअसल तुम पैसा खुद से दूर कर रहे हो। ये यूनिवर्स तुम्हारे अंदर के वाइड को फॉलो करता है, और अगर तुम पैसे के बारे में डर या नफरत महसूस करते हो तो वो तुम्हें पैसे से दूर कर देगा। वो एक बेहतरीन उदाहरण देती हैं। एक महिला जो हमेशा पैसे की तंगी में रहती थी, क्योंकि वो हमेशा सोचती थी कि पैसा मुश्किल से आता है, पैसे वालों को ही सब मिलता है और वो कभी अमीर नहीं हो सकती। लेकिन जब उसने रोजाना पैसे के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, जब भी उसे छोटा सा भी पैसा मिलता, 10 रुपए, कोई ऑफर, कोई डिस्काउंट, वो दिल से शुक्रगुजार होती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में ऐसे अवसर आने लगे जहां उसे अच्छी जॉब ऑफर हुई, उसकी सेविंग्स बढ़ी और वो खुद हैरान रह गई कि बस शुक्रिया कहने से इतनी बड़ी तरक्की मिल सकती है। रोंडा इस अध्याय में बहुत साफ करती हैं कि ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोचने की चीज नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना होता है। जब तुम पैसे के लिए शुक्रगुजार होते हो तो तुम्हारे भीतर एक खुशी, एक संतोष पैदा होता है, और वही भावनाएं यूनिवर्स को संकेत देती हैं कि ये इंसान अबंडेंस सोचता है, इसे और अबंडेंस दिया जाए। वो एक और अभ्यास सुझाती हैं, ग्रैटिट्यूड फॉर द बिल्स। जब कोई बिल आता है, बिजली का, पानी का, किराए का, तो ज्यादातर लोग तनाव में आ जाते हैं। लेकिन रोंडा कहती हैं कि हर बिल इस बात का संकेत है कि तुमने कोई सेवा इस्तेमाल की है और अब तुम उसे चुका रहे हो। अगर तुम उस सेवा के लिए शुक्रगुजार हो जाओ, थैंक यू फॉर द इलेक्ट्रिसिटी दैट केप्ट माई होम वार्म, थैंक यू फॉर द क्लीन वाटर आई यूज्ड टुडे, तो धीरे धीरे पैसों का डर खत्म होता जाता है। फिर वो बिल डर नहीं बनता, वो आभार का एक माध्यम बन जाता है। रोंडा यह भी कहती हैं कि कभी भी पैसे की कमी को लेकर डर फैलाना या बातें करना बंद कर दो, जैसे पैसे नहीं है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, अब तो कुछ नहीं बचा। ये वाक्य तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को गिराते हैं और तुम्हें स्कैर्सिटी की ओर खींच। इसकी जगह भले ही तुम्हारे पास अभी ज्यादा ना हो, लेकिन तुम कह सकते हो, मैं हमेशा पर्याप्त पैसे की तरफ बढ़ रहा हूँ, या हर दिन मेरे पास पैसे बढ़ते जा रहे हैं। ये वाक्य ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिविटी के भाव जगाते हैं। रोंडा एक और पॉइंट उठाती हैं कि जब तुम दूसरों को पैसा देते हो, जैसे किसी गरीब की मदद करते हो या किसी को उपहार देते हो, तो भी ग्रैटिट्यूड के साथ दो। और जब भी तुम्हें कुछ मुफ्त में मिलता है, कोई गिफ्ट, कोई ऑफर, कोई छूट, तो भी दिल से धन्यवाद कहो, क्योंकि यूनिवर्स उस फ्रीक्वेंसी को पहचानता है और फिर बार बार वैसी परिस्थितियां पैदा करता है जिससे तुम्हें और अबंडेंस मिलता है। इस अध्याय में एक और बहुत महत्वपूर्ण विचार है, विजुअलाइजेशन विद ग्रैटिट्यूड। रोंडा कहती हैं कि अगर तुम एक फाइनेंशियल गोल रखना चाहते हो, जैसे कि मुझे टास्क की जरूरत है या मुझे एक कार खरीदनी है, तो सिर्फ उस लक्ष्य के बारे में सोचो मत, बल्कि ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो तुम्हारे पास पहले से है, और फिर उस विजुअलाइजेशन में पूरी तरह ग्रैटिट्यूड से भर जाओ। जैसे ही तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे पास वो चीज है और तुम उसके लिए धन्यवाद कह रहे हो, वैसे ही यूनिवर्स उसे वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार हो जाता है। रोंडा ये भी समझाती हैं कि अगर तुम ग्रैटिट्यूड को एक आदत बना लो तो पैसा अपने आप फ्लोइंग एनर्जी बन जाता है। पैसा आकर रुकता नहीं, वह आता है, सेवा करता है और फिर नए रूप में लौटता है। तुम्हारा काम है उस फ्लो को ग्रैटिट्यूड के माध्यम से खुला रखना। वो अंत में एक बहुत ही गहरा लेकिन सरल मंत्र देती हैं, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव नाउ, थैंक यू फॉर द मनी दैट्स ऑन इट्स वे टू मी। यह 3 स्तरीय ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस तुम्हारे अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ जोड़ती है। यह प्रैक्टिस तुम्हारे वाइब्रेशन को हाई बनाए रखती है और तुम्हारे सबकॉन्शियस को ट्रेन करती है कि अबंडेंस एक कांस्टेंट है, न कि कोई घटना। रोंडा पूरे अध्याय में बार बार हमें ये याद दिलाती हैं कि जब तुम खुद को धन्य मानते हो, तब यूनिवर्स भी तुम्हें और धन्य बनाता है। ग्रैटिट्यूड इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट, द गोल्डन की दैट अनलॉक्स द वॉल्ट ऑफ अबंडेंस। तो अब जब हम इस अद्भुत सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं, एक बार आंखें बंद करो और सोचो, तुम्हारे अंदर जो चमक है, क्या वो आज से पहले कभी इतनी साफ दिखी थी? रोंडा बर्न ने हमें कोई जादू नहीं दिया, कोई सुपर पावर नहीं सिखाई, बल्कि उसने वो आईना दिखाया जिसने हमारी असली ताकत पहले से ही मौजूद थी। लव नरम शब्द लग सकता है, लेकिन इसके अंदर वो तूफान छुपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। जब तुम प्यार से सोचते हो, प्यार से महसूस करते हो और प्यार से बोलते हो, तो तुम ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध ऊर्जा के साथ तालमेल में आ जाते हो। अब ये किताब खत्म हो गई है, लेकिन तुम्हारा सफर यहीं से शुरू होता है। अब जब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास हो चुका है, अब जब तुम्हारे हाथ में द पावर की चाबी है, तो अगला कदम क्या होगा?
क्या तुम वाकई उस प्यार को चुनोगे? हर सुबह जब सूरज निकलेगा, हर शाम जब थक कर तुम बैठोगे, याद रखना दुनिया जैसी है वो तुम्हारे प्यार को ढूंढ रही है। तो चलो एक नई शुरुआत करें, इस बार डर से नहीं, कमी से नहीं, शिकायतों से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लव से। बिकॉज नाउ यू नो यू हैव द पावर।